नमस्कार। आज हम दक्षिण एशिया की उस उलझी हुई कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो हजारों साल की साझी विरासत से तो जुड़ी है, लेकिन फिर भी लगातार संघर्ष की आग में जलती रहती है। सवाल यही है कि एक ही धागे में पिरोए हुए ये देश आखिर इतने बटे हुए क्यों हैं? तो यही है इस पूरे इलाके का सबसे बड़ा विरोधाभास। सोचिए जरा, एक जैसी जमीन, एक जैसी मिलती जुलती भाषाएं और संस्कृति, फिर भी यहाँ की राजनीति में इतनी उथल-पुथल क्यों मची रहती है? चलिए आज इसी पहेली की एक-एक परत को खोलते हैं। तो जब हम दक्षिण एशिया या साउथ एशिया कहते हैं तो हमारा मतलब किन देशों से है? इसमें ये 8 देश आते हैं: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और हाँ, सबसे नया सदस्य अफगानिस्तान। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हम अपनी पूरी बातचीत को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि दक्षिण एशिया आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि यहाँ लोकतंत्र की लड़ाई कैसी रही है। इसके बाद देशों के अंदर की चुनौतियों को जानेंगे, भारत और उसके पड़ोसियों के तनाव भरे रिश्तों पर भी नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि क्या मिलकर रहने की कोई कोशिश कभी कामयाब हुई भी है या नहीं। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। दक्षिण एशिया की कहानी ना इसकी भूगोल से शुरू होती है। जरा सोचिए, एक तरफ हिमालय की वो मजबूत दीवार और 3 तरफ से समुद्र। इस भूगोल ने इन देशों को एक दूसरे से जोड़ा तो है, लेकिन कई बार यही जुड़ाव झगड़े की वजह भी बना है, चाहे वो नदियों के पानी का बंटवारा हो या फिर सीमाओं का विवाद। यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो इस इलाके की कड़वी सच्चाई दिखाती हैं। सीमा पर कांटेदार तार, सूखती हुई नदियाँ और अंदरूनी कलह। यहाँ की राजनीति हमेशा ही डामाडोल रही है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? इतनी अस्थिरता के बावजूद यहाँ के आम लोगों का भरोसा लोकतंत्र में बना हुआ है। वो आज भी इसे ही सबसे बेहतर रास्ता मानते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, लोकतंत्र की लड़ाई। इस पूरे क्षेत्र के लिए लोकतंत्र का रास्ता कभी आसान नहीं रहा। खासतौर पर पाकिस्तान और बांग्लादेश में सत्ता हमेशा 2 ताकतों के बीच एक रस्सी की तरह खिंचती रही है। एक तरफ जनता की चुनी हुई सरकार और दूसरी तरफ ताकतवर सेना। पाकिस्तान की कहानी इस संघर्ष का शायद सबसे बड़ा उदाहरण है। ये टाइमलाइन देखिए, इसमें एक पैटर्न साफ नजर आता है। कुछ साल लोकतंत्र रहता है, फिर सेना सत्ता पर काबिज हो जाती है। अय्यूब खान, जियाउल हक, परवेज मुशर्रफ, नाम बदलते रहे लेकिन कहानी लगभग वही रही। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिसने पाकिस्तान में लोकतंत्र की जड़ों को कभी मजबूत होने ही नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की कहानी बिल्कुल अलग है। इसका जन्म भाषा और संस्कृति की लड़ाई से हुआ। जब पश्चिमी पाकिस्तान ने बंगाली बोलने वाले पूर्वी पाकिस्तान पर जबरन उर्दू थोपने की कोशिश की तो विद्रोह की आग भड़क उठी। और जब 1970 के चुनाव के नतीजों को कुचला गया तो इसने एक बहुत ही खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। भारत के दखल के बाद 1971 में दुनिया के नक्शे पर एक नए देश का उदय हुआ, बांग्लादेश। अब चलते हैं तीसरे हिस्से पर। देखिए, ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र को खतरा सिर्फ सेना के टैंकों से होता है। कई बार असली खतरा देश के अंदर से ही आता है। जातीय नफरत, राजनीतिक विद्रोह या सामाजिक टकराव के रूप में, जो धीरे धीरे लोकतंत्र की नींव को ही खोखला कर देता है। नेपाल की कहानी इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। सोचिए, वहाँ लोकतंत्र के लिए एक तिहरी लड़ाई लड़ी गई। एक तरफ सदियों पुरानी राजशाही थी, दूसरी तरफ जंगलों में छिपे माओवादी गुरिल्ला थे और तीसरी तरफ सड़कों पर उतरे लोकतंत्र समर्थक लोग। ये लड़ाई दशकों तक चली, जब तक कि 2006 में एक बहुत बड़े जन आंदोलन ने राजा को घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर दिया और आखिर में 2008 में राजशाही का अंत हो गया। श्रीलंका में लोकतंत्र पर सबसे बड़ा वार हुआ, जातीय नफरत के रूप में। वहां की राजनीति 2 समुदायों के इर्द गिर्द घूमती रही, बहुसंख्यक सिंहली और अल्पसंख्यक तमिल। जैसा कि यहां दिख रहा है, एक पक्ष का मानना था कि श्रीलंका सिर्फ सिंहलियों का है, वहीं दूसरे पक्ष को यह महसूस हुआ कि उनकी पहचान और उनके अधिकारों को सिस्टमैटिकली खत्म किया जा रहा है। इसी सोच ने देश को दशकों लंबे और बहुत ही क्रूर गृहयुद्ध की आग में झोंक दिया। और इस गृहयुद्ध का सबसे कुख्यात चेहरा बना लिट्टे, यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। ये एक खूंखार विद्रोही संगठन था जिसका एक ही मकसद था, तमिलों के लिए एक अलग देश बनाना। इस मांग को लेकर छिड़ी जंग करीब करीब 30 साल तक चली और इसका अंत 2009 में लिट्टे की सैन्य हार के साथ हुआ। अब तक हम देशों के अंदर झांक रहे थे,
अब नजर डालते हैं पूरे इलाके पर। दक्षिण एशिया की भू राजनीति में भारत एकदम केंद्र में है और भारत के अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ते, खासकर पाकिस्तान के साथ, पूरे क्षेत्र की शांति और अस्थिरता को तय करते हैं। सच कहें तो भारत पाकिस्तान की दुश्मनी वो साया है जो पूरे दक्षिण एशिया पर मंडराता रहता है। जैसा कि ये टेबल दिखाती है, आज़ादी के बाद से दोनों देश 4 बार आमने सामने की जंग लड़ चुके हैं। 1947 से लेकर 1999 के कारगिल तक हर युद्ध ने जख्मों को और भी गहरा किया है। इन लड़ाइयों ने सिर्फ जानें ही नहीं ली, बल्कि दोनों देशों के बीच शक और नफरत की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। लेकिन ये दुश्मनी सिर्फ जंग के मैदान तक सीमित नहीं है। असल लड़ाई तो रोज लड़ी जाती है, कश्मीर के अनसुलझे विवाद के रूप में, सीमा पार से होने वाले आतंकवाद के रूप में, और यहाँ तक कि नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर भी। और ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, भारत के अपने दूसरे पड़ोसियों जैसे बांग्लादेश और नेपाल के साथ भी अवैध प्रवासन और सुरक्षा जैसे कई पेचीदा मुद्दे बने हुए हैं। तो इतने तनाव और इतने झगड़ों के बावजूद क्या कभी साथ आने की कोई कोशिश भी हुई? हाँ, कोशिश तो हुई है, और यही हमारे विश्लेषण का आखिरी हिस्सा है। 1985 में एक बड़ी उम्मीद के साथ सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन बनाया गया था। कागज पर इसका मकसद बहुत नेक था कि सब मिलकर काम करेंगे ताकि पूरे इलाके में शांति और तरक्की आए। तो सवाल सीधा है, इतने ऊंचे मकसद के बावजूद सार्क आज एक नाकाम संगठन क्यों माना जाता है? ये फेल क्यों हुआ? इसकी नाकामी की 3 बड़ी वजह हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह तो है भारत और पाकिस्तान के बीच की राजनीतिक दुश्मनी, जिसने सहयोग के हर रास्ते को बंद कर दिया। दूसरी वजह है विश्वास की कमी, एक दूसरे पर शक। और तीसरी वजह है छोटे देशों का डर। उन्हें लगता है कि साफ्टा जैसे फ्री ट्रेड समझौते के बहाने भारत जैसा बड़ा देश उनके बाजारों पर कब्जा कर लेगा। ये लाइन दक्षिण एशिया की पूरी कहानी को शायद एक वाक्य में बयां कर देती है। एक ऐसा क्षेत्र जिसमें दुनिया का नेतृत्व करने की हर क्षमता है, लेकिन जो अपने ही अंदरूनी झगड़ों और दुश्मनी के दलदल में फंसा हुआ है। तो हम अंत में इसी सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या दक्षिण एशिया, जिसका इतिहास और जिसकी चुनौतियां एक जैसी हैं, कभी अपनी दुश्मनी की इन जंजीरों को तोड़कर अपनी असली क्षमता को पहचान पाएगा? इस सवाल का जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।